आज हम भारत के संवैधानिक इतिहास पर चर्चा करेंगे। पिछले 3 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि किस तरह से राज्य की अवधारणा क्या होती है, संविधान क्या होता है, भारत की राजनीतिक प्रशासनिक संरचना क्या है। इन चीज़ों के बारे में हमने एक ओवरव्यू लिया था। आज हम बात करेंगे, आज से हम स्टार्ट करेंगे कि भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, भारत का संविधान किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। अर्थात ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई कभी किसी हमारे संविधान निर्माताओं का ये मन हुआ कि चलो उठकर जो है संविधान बनाते हैं, और वो संविधान बनाने बैठ गए और उन्होंने संविधान बना दिया। तो भारतीय संविधान किसी ऐसी घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान तो वर्षों से अंग्रेजों के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जिन नियमों विनियमों का निर्माण किया गया, उन्हीं नियमों विनियमों की निरंतरता का परिणाम जो है वो ये भारतीय संविधान है हमारा। क्योंकि भारत में अंग्रेजों ने काफ़ी वर्षों तक शासन किया, और उस समय अंग्रेजों के द्वारा शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कई सारे नियम विनियम बनाए गए। अब बात ये थी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब भारतीय संविधान सभा में इस बात पर चर्चा हुई कि क्या हम बिल्कुल किसी नए संविधान का निर्माण करें, या जो हमारे पास उपलब्ध साधन संसाधन है, जो हमारे पास पहले से ही प्रचलित अधिनियम हैं, उन्हीं सारे अधिनियमों को निरंतरता का स्वरूप प्रदान करते हुए और कुछ अन्य तत्वों का समावेश करते हुए हम संविधान का निर्माण करें। ये प्रश्न बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यदि किसी मौलिक संविधान के निर्माण का प्रयास हम करते तो इसमें काफ़ी समय लग सकता था, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार हमारी स्वतंत्रता ऐसे में खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि 3 वर्षों के अंदर अंदर हमें संविधान का निर्माण करके दिखाना था। तो ये प्रयास किया गया कि भाई हमारे पास पहले से ही प्रचलित जो नियम विनियम अधिनियम हैं, इनका समावेश भी हम अपने भारतीय संविधान में करें। दूसरा एक तथ्य ये भी है कि चूंकि अंग्रेजों के द्वारा जो नियम विनियम चलाए जा रहे थे, जो अधिनियम चलाए जा रहे थे, उनसे उस समय के भारतीय भली भांति परिचित थे। यदि किसी बिल्कुल नवीन भारतीय संविधान का निर्माण किया जाता तो उसे समझने में हमारी उस समय की तात्कालिक जनता को काफ़ी समय भी लग सकता था। तो ऐसे में भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये सोचा होगा कि हम जो पहले से ही व्यवस्था चली आ रही है, उन व्यवस्थाओं में ही कुछ चीज़ों का समावेश करके और कुछ चीज़ों को हटाकर हम इस पूरी व्यवस्था को संचालित करें, अर्थात भारतीय संविधान का निर्माण करें, और उस भारतीय संविधान के अनुसार फिर हम अपने शासन और प्रशासन व्यवस्था को संचालित करें। तो बहुत महत्वपूर्ण अब ये हो जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जिन नियमों विनियमों का निर्माण किया था, पहले हम उनका भी अध्ययन करें। और इसीलिए ये जो टॉपिक भारत का संवैधानिक इतिहास है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखें, चाहे भारत में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, इस टॉपिक से प्रश्न जरूर बनते हैं, और इसीलिए इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखें। हर एक लाइन इस वीडियो की इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। देखिए, भारत में अंग्रेजों ने शासन व्यवस्था को जो संचालित करने का कार्यक्रम बनाया था, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और सन 1773 से लेकर सन 1857 तक इस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही भारत में शासन व्यवस्था को संचालित किया गया। वैसे तो अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन भी शासन कर रही थी, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल था, और 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत की शासन व्यवस्था को सीधे अपने हाथों में ले लिया था। तो इस तरह से जो भारत का संवैधानिक इतिहास है, इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो कंपनी के अधीन जो अधिनियम वगैरह बनाए गए, तो यहाँ पर हम देखें तो कंपनी शासन के अधीन निर्मित अधिनियम जो कि सन 1773 से 1857 तक चले, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अधीन निर्मित अधिनियम जो कि 1858 से 1947 तक की अवधि में चले। अब हम एक एक करके इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी शासन के अधीन में कौन कौन से अधिनियम निर्मित हुए, और उसके बाद हम ब्रिटिश क्राउन के अधीन कौन कौन से अधिनियम निर्मित हुए, उन सब की चर्चा डिटेल में करेंगे। एक एक करके सारे अधिनियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कंपनी शासन के अधीन निर्मित जो अधिनियम थे,
उनमें ये सारे अधिनियम कंपनी शासन के अधीन निर्मित अधिनियम थे, जिनमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो अधिनियम थे, ब्रिटिश क्राउन के अधीन 1858 से लेकर 1947 तक जो अधिनियम बने, उनमें भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और अंत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये अधिनियमों की बात हुई कि कौन कौन से अधिनियम कंपनी के अधीन, कंपनी शासन के अधीन और कौन कौन से अधिनियम ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। एक एक करके हम सारे जितने भी अधिनियम हैं उन सारे अधिनियमों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इस मायने में महत्वपूर्ण है कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहली बार लिखित स्वरूप में भारत में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किसी अधिनियम का निर्माण किया था। वास्तव में अगर हम देखें तो इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का भी प्रयास किया था और इस अधिनियम में कई सारे प्रावधान किए गए। सबसे पहला प्रावधान तो इसमें यह किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। साथ ही साथ मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, इन दोनों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। इस तरह से बंगाल एक बहुत बड़े प्रांत के रूप में, एक बहुत बड़े क्षेत्र के रूप में सबसे पहली बार जो है उभर कर सामने आया था। दूसरा, इसमें कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अब अभी मैंने आपसे ये बात कही थी कि भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जिन नियमों, विनियमों, अधिनियमों का निर्माण किया गया, उनकी निरंतरता का परिणाम ही हमारा भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान में भी आपको उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान देखने को मिलता है। अब आप देखें कि ये भारत में जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है वो उसका इनिशिएशन कहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, उसकी जड़ कहाँ से दिखाई दे रही है, उसका रूट कहाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो ये भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया था। मतलब हमारा उच्चतम न्यायालय का जो भारतीय संविधान में प्रावधान है उसकी जड़ें कितनी गहरी, कितनी पुरानी हैं। तो 1774 में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसे सिविल, आपराधिक, नौसेना तथा धार्मिक मामलों में अधिकारिता प्राप्त थी और साथ ही साथ इसके विरुद्ध अपील भी की जा सकती थी। इसके विरुद्ध अपील जो है वो प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उस बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए, उसको विचार विमर्श के लिए उस एक कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया गया था। इसी को प्रिवी काउंसिल कहते थे, जो कि 4 सदस्य हुआ करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध ये जो अपील थी वो इसी प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। ये जो सर्वोच्च न्यायालय, ये उच्चतम न्यायालय जो स्थापित किया गया था, इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजाह इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। साथ ही साथ इसके अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड, ये इसके अन्य न्यायाधीश हुआ करते। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से पारितोष और उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी का शासन अधिक सशक्त हुआ। देखिए, 1773 से पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस 1773 से पहले की परिस्थितियों में जो भारत में जो ब्यूरोक्रेसी थी उसका स्वरूप कुछ पैट्रोनेज था। पैट्रोनेज प्रकार के स्वरूप का मतलब ये था कि उस समय जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, कंपनी के जो बड़े बड़े जो उच्चाधिकारी हुआ करते थे, वो पैट्रोनेज सिस्टम के अंतर्गत कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती करते थे, कुछ पैसे लेकर या संरक्षता के आधार पर, है ना। इस तरह से जो है भर्ती की जाती थी। भारतीयों के भर्ती होने का तो सवाल ही नहीं था। और जब वो भर्ती की जाती थी तो कंपनी में जो लोग इस तरह से घूस देकर या रिश्वत देकर भर्ती होते थे, वो लोग उसी परंपरा को आगे बढ़ाते थे और उस परंपरा को आगे बढ़ाने के क्रम में भारत में भ्रष्टाचार वो प्रारंभ हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि आज वर्तमान में ये जो भ्रष्टाचार हमारे पूरे देश में दिखाई देता है,
उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी पुरानी हैं। उस समय से ये भ्रष्टाचार जो है चला आ रहा था। तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य ही कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया और साथ ही साथ भारतीय लोगों से उपहार वगैरह लेने पर भी ये प्रतिबंध लगाया गया था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की 3 महत्वपूर्ण बातें ये थीं कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। 4 सदस्य एक कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया गया था। दूसरा 1774 में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया कलकत्ता में। इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइट ये 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इस उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि कंपनी के कर्मचारियों को रिश्वत लेने या उपहार पारितोषिक लेने और उनके निजी व्यापार करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया, अर्थात ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सशक्त करने की कोशिश की गई। 1773 के बाद 1773 के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ये उस समय ब्रिटेन में तत्कालीन जो युवा प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम विलियम पिट था। उन्हीं के नाम के आधार पर इसे पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया, पिट का इंडिया एक्ट रखा गया। 1784 में यह अधिनियम आया और इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में एक तरह से हम देखें तो दोहरे शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। किस तरह से दोहरे शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई कि उस समय कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे, जो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे उनमें था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनमें था, उनमें नहीं था, उसको अब बाइफर्केट कर दिया गया। अर्थात कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे और कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे इन दोनों को अलग अलग किया गया और एक नई व्यवस्था, एक नया सिस्टम, एक नया पद जो है वो सृजित किया गया। एक व्यवस्था सृजित की गई जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, नियंत्रण बोर्ड के नाम से इसे जाना गया। इंग्लैंड में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। इस तरह से साइमल्टेनियस 2 संस्थाएं स्थापित हो गई, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संचालक मंडल और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल। अब क्या बात हुई कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर सुप्रीमेसी दी गई। सुप्रीमेसी देने का मतलब क्या था कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से ऊंची संस्था होगी। इसमें 6 सदस्य होंगे जिसमें इंग्लैंड का वित्त मंत्री और राज्य सचिव वो भी होगा और 4 अन्य सदस्य भी होंगे जो सम्राट के द्वारा वहाँ पर जो है वो नियुक्त होंगे। ये जो नियंत्रण बोर्ड होगा अर्थात ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर होगा और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही सभी तरह के राजनीतिक अधिकार सौंप दिए गए। मैंने अभी आपको बताया कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को अलग अलग किया गया। राजनीतिक, सैन्य मामलों और राजस्व संबंधी मामलों की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया और जो व्यापारिक कार्य थे उन व्यापारिक कार्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन रखा गया। अब यह भी प्रावधान किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपने जो भी फैसले लेगा लिखित में उन फैसलों के लिए उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेनी पड़ेगी। मैंने भी आपसे कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है एक सुप्रीमेसी प्रदान की गई और उसी सुप्रीमेसी के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब एक तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर नियंत्रण सा रखने लगा, संचालक मंडल के ऊपर ये नियंत्रण सा रखने लगा। तो इस प्रकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार का कंपनी की गतिविधियों पर मजबूत नियंत्रण स्थापित हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बात थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात संचालक मंडल जो थे वो कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति तो कर सकते थे, लेकिन सम्राट को यह अधिकार प्राप्त था कि वो उन कर्मचारियों की नियुक्ति को निरस्त कर सकता था। और एक और महत्वपूर्ण बात थी कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति अत्यंत आवश्यक थी। तो यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट में मोटे तौर पर हम 2 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये थी कि पहले से एक संस्था स्थापित थी जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना जाता था। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के समस्त कार्यों के लिए पहले रिस्पॉन्सिबल होता था। समस्त प्रकार के व्यापारिक कार्य, राजनीतिक कार्य, सारे कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जिम्मे हुआ करते थे। लेकिन इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत एक नया संस्थान स्थापित किया गया और इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा सम्राट ने
या ब्रिटिश शासन ने यह कोशिश की कि कंपनी की जो गतिविधियां हैं उनको अपने नियंत्रण में थोड़ा रखा जाए। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हुआ करते थे वो सम्राट के द्वारा नियुक्त होते थे। इसमें वित्त मंत्री के साथ साथ राज्य सचिव ये भी हुआ करते थे। 4 अन्य सदस्य जो थे वो सम्राट के द्वारा नियुक्त होते थे। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बहुत सारे अधिकार दिए गए। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास समस्त राजनीतिक शक्तियां थीं, सैन्य शक्तियां थीं, नौसेना संबंधी शक्तियां थीं और अन्य शक्तियां भी जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही दी गई। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकार कम करते हुए इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन लाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो भी निर्णय लेता था उन निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार बोर्ड कंट्रोल के पास था। साथ ही साथ उन निर्णयों को लागू कराने के लिए इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लिखित अनुमति बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लेनी होती थी। इस तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो एक सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में जो है उस समय स्थापित हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को केवल और केवल व्यापारिक कार्य सौंपे गए, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को महत्वपूर्ण कार्य जो राजनीतिक कार्य हुआ करते थे उन राजनीतिक कार्यों की जिम्मेवारी जो है वो इनको सौंपी गई। इस तरह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम बाकी के जितने भी एक्ट हैं उन एक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में तो सारे एक्ट्स नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत सारे एक्ट हैं और कई सारे एक्ट तो ऐसे हैं जिन पर हमें विशेष रूप से थोड़ा डिटेल में चर्चा करनी होगी क्योंकि वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम आज यहाँ तक हम रखते हैं। अगले लेक्चर्स में हम दूसरे जो हमारे अधिनियम हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।